हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फतेह.com। आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट राइज ऑफ कम्युनलिज्म एंड सेकंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। राइट, तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको करवाया था इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिरेसीज ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, है ना। तो उसमें मैंने जैसे कि नासिक कॉन्स्पिरेसी केस हो गया, और भी काफ़ी कॉन्स्पिरेसीज थी फेमस, तो जिसमें लाइक एक था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जिसमें लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर अटैक किया गया था। तो वो बेसिकली दैट वाज द रिजल्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। राइट, कि लोगों को लगता था कि अगर हम अब वायलेंस को रिजोर्ट करेंगे तो हमें जो है वो सेल्फ रूल जो है वो जल्दी से मिल सकता है ना। तो लेकिन उससे भी पहले, बिफोर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, एक इंसिडेंट और ऐसा हुआ था जिसमें चापेकर ब्रदर्स ने प्लेग कमिश्नर को मारा था महाराष्ट्र में, जो इंसिडेंट हुआ था पुणे में। राइट, तो वो भी हमने किया था। बट जो सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, ये है आफ्टर गांधी जी विड्रू हिज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। तो गांधी जी के विड्रॉल के बाद जो था वो काफ़ी यूथ जो था वो बढ़ गया था। उनको मतलब इवन जो गांधी जी के मेथड्स थे, सत्याग्रह, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, पैसिव रेजिस्टेंस, तो वो बड़े ही डाउटफुल लगे कि इससे जो है वो हमें आज़ादी नहीं मिलने वाली है, सेल्फ रूल नहीं मिलने वाला है, तो इससे बेटर है कि हम वायलेंस को रिजॉर्ट करें, है ना। जबकि गांधी जी कहते थे कि वायलेंस जो है इट कुड बी जस्टिफाइड ओनली विद वायलेंस। राइट, बट जो यूथ था उस टाइम पे स्पेशली, क्योंकि गदर पार्टी भी थी पंजाब में उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट, तो यूथ जो था उसका उस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड था। एंड वो जो था वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता था। एंड इवन ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट हमने पढ़ा था जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जितनी भी हुई थी उसमें अनुशीलन समिति का बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। तो उसी के चलते जो है बाद में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था, तो अगेन वही अनुशीलन समिति दोबारा से रीएक्टिवेट हो गई थी और दोबारा से इन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया। राइट, तो जिससे बहुत ज़्यादा जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो इमर्ज भी हुए हैं बाद में। तो सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था, जिसके तहत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो था वो फांसी पे चढ़ाया गया था। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू फतेह.com। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बिलीव मी। आप यूपीएससी के पिछले पेपर्स जो है वो सॉल्व करते चलिए मेरी वीडियोस के साथ साथ, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। राइट, चाहे वो मेंस के हों चाहे वो प्री के हों। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और चीज़, प्लीज़ मेरी वीडियोस अगर आपको बेनिफिट दे रही हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। प्लीज़ लाइक जितना हो सकता है करें, ठीक है। सो कम्युनलिज्म होता क्या है बेसिकली? कम्युनलिज्म होता है कि जिसमें एक रिलीजन को बिलोंग करते हैं लोग, जिनके कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, वो दूसरे रिलीजन के सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है, मैच नहीं करते हैं, अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें। तो जो भी कॉलोनियल पॉलिसीज आई थी, स्पेशली जो कॉलोनियल पॉलिसीज आएंगी स्पेशली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल या बिफोर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो उसमें बेसिकली क्या था, उसमें जो था वो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, उसी का ही एक्सटेंशन था किसी ना किसी तरीके से। कई जगह पे जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, है ना, उनको वो लॉयलिस्ट रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और कई तरफ जो है वो मुस्लिम लीग को अपनी तरफ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया है कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उनकी पॉलिसीज बेसिकली क्या थी, वो दैट वाज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, है ना। तो इट लेड टू इकोनॉमिक डोमिनेशन ऑफ मर्चेंट मनी लैंडर्स। बेसिकली जो हिंदूज थे, जमींदार, वो बहुत लार्ज स्केल पे थे। एंड वो हिंदूज जो थे उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन का भी एडवांटेज लिया और ब्यूरोक्रेसी में वो एंटर हुए। राइट, तो इंडियन लीडरशिप यूज रिलीजियस कॉन्शियसनेस टू इनकलकेट मॉडर्न नेशनलिज्म अमंग्स द पीपल यूजिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक राम राज्य एंड खिलाफत। दिस रिजल्टेड इनटू टू प्रोसेसेस, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड दूसरा है राइज ऑफ कम्युनलिज्म, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो राइज ऑफ कम्युनलिज्म जो है वो बेसिकली तीन फैक्टर्स उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला है मुस्लिम कम्युनल पॉलिटिक्स, दूसरा है हिंदू कम्युनलिज्म, और तीसरा है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। राइट, तो ये एक कम्युनल ट्रायंगल है जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या बेसिकली कंट्रीब्यूशन रहा है किन किन लोगों का कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने में। तो जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं
कि मुस्लिम लीग बेसिकली जो मुस्लिम एलीट क्लास थी उसको रिप्रेजेंट करती थी, राइट। और ये चाहते थे कि जो मुस्लिम्स अमीर ज़्यादा जो मुस्लिम्स हैं एलीट क्लास हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए जाएं, और साथ साथ मुस्लिम जो हैं वो 25% है अराउंड पॉपुलेशन के। तो इसके इनके हिसाब से क्या था कि मतलब कि कोई भी लॉ पास करना है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए ही चाहिए। तो उसमें ये कहते थे कि एटलीस्ट 1/3 जो है उस 2/3 में से 1/3 जो है वो मुस्लिम्स को जो है वो देनी चाहिए परमिशन की रिप्रेजेंटेशन, कि वो जो है वो एंटी मुस्लिम कोई भी लॉ अगर पास होता है तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकें या प्रिवेंट कर सकें, राइट। तो कांग्रेस ने इनिशियली इस डिमांड को रिजेक्ट किया था, राइट, बट लेटर ऑन जब लखनऊ पैक्ट हुआ था आपको याद है 1916 में, तो उसमें कांग्रेस ने ये 1/3 रिप्रेजेंटेशन वाला जो भी इनका फंडा था उसको एक्नॉलेज कर लिया था बाद में, राइट। बट इनिशियली इनकी ये डिमांड थी, तो उसके चलते जो इनके लीडर्स थे वो भड़के थे जब कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया था। स्पेशली जो सर सैयद अहमद खान थे, है ना, इन्होंने बोला था जो मुस्लिम्स हैं उनको कि दूर रहो कांग्रेस से। स्पेशली जो बदरुद्दीन तैयब जी थे जो यंगेस्ट कांग्रेस मुस्लिम थे, उनका कांग्रेस में एंट्री जो था इनको खड़कता था, है ना, हमने पहले भी किया है। और इवन इन्होंने जो था वही जो मुस्लिम लोग थे उनको यही बोला कि ये जो कांग्रेस है ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, और कल को अगर पावर में आती है तो हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में रहेंगे, और जो मुस्लिम इंटरेस्ट हैं वो मतलब सिर्फ और सिर्फ सेफ गार्ड अगर रह सकते हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ रह सकते हैं, अदरवाइज जो हिंदू इंटरेस्ट है वो डेंजर में रहेंगे, है ना, सॉरी मुस्लिम इंटरेस्ट जो है वो डेंजर में रहेंगे। So simultaneously the principles of Congress were being opposed by another section. This was section of Hindu जमींदार, ट्रेडिशनल ट्रेड्समैन, बनियाज एंड राजा ऑफ रियासत, ठीक है। तो इसके चलते चलते जो कांग्रेस के जो भी अपने जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को रिजॉर्ट करना या फिर गांधी जी के जो भी मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट करना, तो कई जो मतलब स्पेशली जो ब्रिटिश लॉयलिस्ट क्लासेस थी जैसे कि बड़े बड़े हिंदू जमींदार हो गए, बनियाज हो गए जो व्यापार करते थे बिकॉज उनको भी रेवेन्यू आता था अंग्रेजों से, है ना, रियासत जो प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, तो वो तो शुरू से हमने मेडिवल हिस्ट्री से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, अर्ली मेडिवल सॉरी लेटर मेडिवल हिस्ट्री से, कि मतलब वो जो है वो रियासतें जो हैं वो ब्रिटिश लॉयलिस्ट ही रही हैं, राइट। So they began to arouse anti-Muslim sentiments, simultaneously opposing the Congress goal of single common nation irrespective of religious ideologies. They talked of a tyrannical, अब ये जो मतलब बड़े बड़े हिंदू जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं या प्रिंसली रियासतें हैं, है ना, तो ये जो है ये लोगों को कहते हैं कि मतलब मुस्लिम रूलर्स, आपने भी देखा है मुगलों के टाइम पे, हमने बड़े ही मतलब फनी में भी पढ़ा था कि कैसे कैसे ये लोग मतलब अत्याचार करते थे, है ना, राजे। स्पेशली अगर हम बात करें जैसे गुरु नानक, अगर हम सिखों की ही बात करें तो गुरु तेग बहादुर जी को भी एग्जीक्यूट किया, गुरु अर्जन देव जी को भी एग्जीक्यूट किया, है ना, गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों जो बेटे थे उनको शहीद करवाया। तो इनके रूल्स के बारे में जो था, इवन जो कश्मीरी पंडित थे उनके ऊपर भी इनका अत्याचार रहा है। तो ये सारी एग्जाम्पल्स जो थे वो देते थे और उनको रिमाइंड कराते थे कि आप गोल्डन एज देखो जहाँ पे गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर की जो डायनेस्टीज थी, है ना, तो उनका शासन रहा था, तो कितना रिच एम्पायर था हमारा। तो इस चीज़ के चलते ऑब्वियसली हिंदूज जो हैं वो एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स उनके बीच में आएंगे ही, इनकलकेट होंगे ही, है ना, धीरे धीरे। Then the leader of RS March, पंडित लेख राम, he went on to condemn all form of Islam and demanded कि मुस्लिम्स जो हैं उनको देश से ही बाहर निकाल देना चाहिए या फिर उनको आर्यनिज्म में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो इन ये जो लोग थे स्पेशली जो हिंदू जमींदार थे, इन्होंने मिलके एक सभा बनाई, पंजाब हिंदू सभा, जो कि एंटी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। अकॉर्डिंग टू देम ये कहते हैं कि आईएनसी का रोल, क्योंकि आईएनसी का रोल था कि हम हिंदू मुस्लिम को डिसइंटीग्रेट ना करें, उनको यूनाइट करें एक नेशन की फॉर्म में, है ना। तो ये कहते हैं कि थे कि मतलब डिफरेंट रिलीजन को आपस में जोड़ना और एक नेशन बनाना, उसका मतलब है कि हिंदुओं के इंटरेस्ट को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं जस्ट उन मुसलमानों को खुश करने के लिए, है ना। तो ये इनके जो थे ये प्रोपेगेट करते थे अपने विचार ऐसे। सो अकॉर्डिंग टू देम ये कहते थे कि हिंदू जो है वो एक इंडियन होने से पहले एक हिंदू है, जबकि आज की डेट में हम कहते हैं कि एक हिंदू जो है वो पहले इंडियन है बाद में हिंदू है, सिख है तो वो पहले इंडियन है बाद में सिख है ना। बट ये कहते थे कि एक हिंदू है वो हिंदू पहले है बाद में इंडियन है। सो द कल्मिनेशन ऑफ दीज एफर्ट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हिंदू महासभा बनी, ये अराउंड बनी थी 1917 में, और लेटर बाद में बनी आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है। तो आज भी आपको पता है आरएसएस का जो काम है ना, हिंदुइज्म को काफ़ी ज़्यादा वो करते हैं, हिंदू तब बाकी
पता ही है आपको इनकी एक्टिविटीज का। सो कॉलोनियल पॉलिसीज लेड टू द इकोनॉमिक, ये हो गया, मैंने दोबारा लिख दिया, हाँ सॉरी। तो ये चीज हुई, ठीक है, मतलब राइज ऑफ कम्युनलिज्म के बाद जब ऐसा मतलब जब एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई थी इवन आफ्टर द विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो काफी ज्यादा कम्युनल राइट्स जगह जगह पे हुए। तो सितंबर 1924 में गांधी जी ने 21 डे का फास्ट रखा था दिल्ली में इन मौलाना मोहम्मद अलीज हाउस, कि वो उनको था वो भूख हड़ताल पे बैठ गए थे ताकि ये जो मतलब क्रिमिनल राइट्स हो रहे हैं इनको रोका जाए। बट कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा और जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी वो चलती गई एंड द सिचुएशन इन द कंट्री अपीयर टू बी डार्क इंडीड। देयर वाज जनरल पॉलिटिकल apathy. Gandhi was living in retirement, Swarajist was split and communalism was flourishing. Then sudden withdrawal of NCM by Gandhi ji without achieving its objective led to frustration among youth, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। बिकॉज जो यूथ था, स्पेशली अगर आपको याद होता, हमने करा था कि अराउंड 90,000 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने अपने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। तो वो गांधी जी की मूवमेंट के साथ जुड़े थे एंड इवन वो चाहते थे कि जो भी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं वो डी एफिलिएट हो जाए, राइट। सो ये मतलब उनको जो था एक तरह से वो डाउटफुल होने लगा गांधी जी के जो भी मेथड्स थे सत्याग्रह के या पीसफुल रेजिस्टेंस के, पैसिव रेजिस्टेंस के, नॉन वायलेंस के। And moreover the youth was influenced by revolutions and uprising abroad like in Turkey। और उसके साथ साथ जो ऑल ओवर द वर्ल्ड था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उनकी काफ़ी कॉलोनीज थी, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो अमेरिका भी ब्रिटिश की कॉलोनी थी पहले, ब्रिटेन की, राइट। तो वहाँ पे जब डिफरेंट एक्टिविटीज़ शुरू हुई तो उससे जो हमारे लोग थे उनके ऊपर भी ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस आएगा, स्पेशली जो मार्क्सिज्म का जो गांधी जी प्रिवेंट करते थे कि मार्क्सिज्म से हमारे लोग स्पेशली लेबर क्लास जो है इन्फ्लुएंस ना हो। बिकॉज जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था अंडर लेनिन रशिया में, तो दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिज्म जिसमें कि वायलेंस का यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें चलते, फिर उसके बाद टर्की में हमने पढ़ाई था लास्ट लेक्चर में अंडर मुस्तफ़ा कमल पाशा, और मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क भी इसको बोलते हैं। तो चाइना में अंडर सुन यैट सेन, इन आयरलैंड अंडर इरिश रिपब्लिक आर्मी एंड इन रशिया बोल्शेविक रेवोल्यूशन अंडर लेनिन। तो इन सब चीज़ों से लोग, हमारा स्पेशली यूथ था वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ। तो उनको लगा कि हम अगर वायलेंस को जो है वो रिजॉर्ट करेंगे तो हमें जल्दी ही मतलब ये एक शॉर्टकट है सक्सेस के लिए। So hence the second phase of revolutionary activity started and youth became actively involved in these activities. सचिन सान्याल जो थे इन्होंने एक बुक लिखी थी बंदी जीवन विच इंस्पायर्ड द इंडियन रेवोल्यूशनरीज। देन उसके बाद एक बुक आई थी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की, दैट वाज पाथर डाबी, ठीक है। पाथर डाबी का मतलब होता है डिमांड फॉर वे। तो इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। तो ये जो बुक थी ये होलाटेली सपोर्टेड करती थी आर्म्ड मूवमेंट अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली वायलेंस को सपोर्ट करती थी, तो इसके चलते इसको जो था वो बैन कर दिया गया था। देन उसके बाद जैसे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ तो उसके लिए भी यूथ जो था वो काफ़ी भड़का इसके चलते। तो नॉन वायलेंट मूवमेंट लॉस्ट इट्स शीन एज द ब्रिटिश डिड नॉट रिस्पेक्ट गांधी जीज एथिकल एंड मोरल प्रोटेस्ट। द अनुशीलन समिति जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान कि इसने काफ़ी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया था। तो आफ्टर द विड्रॉल ऑफ एनसीएम ये दोबारा से एक्टिवेट हो गई अंडर द लीडरशिप ऑफ सूर्य सेन, हेमचंद्र कानूंगो एंड भूपेंद्र नाथ दत्त। Having no course, they re-engaged in terrorist activities against the Raj. This led to a string of violence through 1923. जस्ट यहाँ से ये स्टार्ट होता है 100 मर्डर्स ऑफ पुलिस विटनेसेस एंड इन्फॉर्मर्स, ठीक है, जो भी इन्फॉर्म करते थे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में या रेवोल्यूशनरीज के बारे में, तो उनको मारना शुरू किया। एंड कल्मिनेटिंग इन अटेम्प्ट टू असैसिनेट, ये 1929 तक ये सिलसिला चलता रहा बिफोर द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये जो एंड वाला जो मतलब हम कह सकते हैं इंसिडेंट ये हुआ था, चार्ल्स टिगार्ट को मारने की कोशिश की गई थी बाय गोपीनाथ साहा इन 1929। और ये इनको नहीं, एक तो गोरे एक जैसे लगते हैं ना, मार ने इनको के मार किसी को दिया, तो एक यूरोपियन बिजनेसमैन था अर्नस्ट डे, तो इसको मार दिया, तो साहा वाज हैंग्ड फॉर दिस। तो इग्नाइटेड बाय पेट्रियटिज्म, गोपीनाथ साहा, ये इनकी जो है जो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये बेसिकली इन्होंने बंगाल में फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन किया और ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एक्टिव मेंबर थे। एंड इट वाज फाउंडेड बाय HRA जो थी, इट वाज फाउंडेड बाय सचिंदर नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, बटकेश्वर दत्त, राजगुरु, नरेंद्र मोहन सेन एंड अदर्स।
सो पुलिस ऑफिस टेगार्ड वाज क्लोजली ट्रैकिंग। अब ये जो बंगाल में क्या करता था, ये पुलिस ऑफिसर के जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उनको करता था, अपना क्या कहते ट्रैक करता था, ठीक है, और उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाता था या फिर उनको अरेस्ट करता था और उनके ऊपर टॉर्चर करता था। तो इनको लगा कि इसको मारना जो है वो सबसे पहले ज़रूरी है, राइट, क्योंकि ये एक तरह का मतलब ऑब्स्टेकल बन चुका है इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के लिए। तो ये काम जो था ये गोपीनाथ साहा को दे दिया गया, बट उनने वही हो गया ना, गोरी एक जैसे लगते तो उसको बुलेखा पड़ गया बेचारे को, तो गलती से अर्शदेव को मार दिया जो उस टाइम पे ऑफिशियल बिजनेस ट्रिप पे था। तो Saha never thought that an innocent man would get caught in the firing line. Saha was arrested and tried for murder and other anti-British activities. 1924 में he was hanged to death. देन उसके बाद नॉर्थ इंडिया में भी एचआरए का काफ़ी रोल रहा है, इसको गरम दल भी बोला गया है नॉर्थ इंडिया में। फाउंडेड एट कानपुर ऑन अक्टूबर 25 बाय चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, जेसी चैटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु एंड अदर्स वाज वेरी एक्टिव। इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एस्टेब्लिश फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन लाइन्स विद इरिश रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो एचआरए जो थी ये बेसिकली इसका नाम बाद में हो गया था सितंबर 9-10 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, काफ़ी बच्चों को पता ही होगा। एंड इट वॉज फॉर्म्ड इन फिरोज शाह कोटला दिल्ली। और ये बेसिकली जो इसका सोशलिस्ट नाम जो बीच में ऐड किया गया था, ये भगत सिंह के इन्फ्लुएंस के कारण ही जो था वो पड़ा था, ठीक है। तो भगत सिंह जो थे इन्होंने पेजेंट क्लास और लेबर क्लास को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, ठीक है। ये कहते हैं कि जो भी वेल्थ है वो ज़्यादा बिलोंग करती है इन दोनों क्लासेस को, राइट। तो ये जो थी ये बनी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, दुर्गा बाबी, ठीक है। तो दुर्गा बाबी का भी आपने काफ़ी मेजर रोल पढ़ा ही है फ्रीडम फाइटिंग में, ठीक है। तो ये थी विडो थी भगवती चरण वोरा, जिन्होंने इनका जो बेसिकली जो HSRA थी इसका मैनिफेस्टो था फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ठीक है। तो ये बुक इन्होंने लिखी थी भगवती चरण वोरा ने, शायद मैंने यहाँ पे इंक्लूड भी किया है। with the change of name probably being largely due to the influence of Bhagat Singh with the objective of establishing Socialist Republican State of India, and it was a democratic organization। तो इसमें जितने भी decisions लिए जाते थे मेजोरिटी में लिए जाते थे and that they were binding on all। तो HSRI वही जो मैं बात बता रही थी कि इनका इन्होंने मैनिफेस्टो निकाला फिलॉसफी ऑफ बम एंड दैट वाज रिटन बाय भगवती चरण वोरा टू फाइनेंस देयर एक्टिविटीज़। अब ये क्या करेंगे कि जितना भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करेंगे उनके लिए इनको पैसा तो चाहिए ही ना, ठीक है। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, लोग तो देंगे नहीं ऑब्वियसली, है ना, कि काफ़ी, क्योंकि देखो जब कोई वायलेंस वाला इंसिडेंट होता है तो उसको मासेस सपोर्ट नहीं करते हैं। अब जो गांधी जी ने जो भी मेथड अडॉप्ट किया था उसको मासेस ने अपील करा था, लेकिन जो वायलेंस वाला इंसिडेंट होगा उसमें लोग जो है वो थोड़ा सा रिलक्टेंसी फील करेंगे कि हम क्यों इसमें इन्वॉल्व हों, है ना, तो लोग पैसा भी नहीं देंगे ऑब्वियसली। तो इन्होंने डकैतियाँ शुरू की, तो काफ़ी डकैतियाँ की, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रही है वो काकोरी डकैती रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो इंसिडेंट हुआ था, जो ट्रेन जो थी गोरों की जा रही थी और इनको लगा था कि उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं और इन्होंने हथियार रखे तो उसको लूटना चाहते थे। तो ये जो काकोरी इंसिडेंट हुआ था दैट वाज लेड बाय द यूथ ऑफ HSRA इंक्लूडिंग राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह एंड अदर। एंड इट वॉज बिलीव दैट द ट्रेन कैरिड मनी बैग्स बिलोंगिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसमें एक बंदा जो था वो मारा गया था, रेवोल्यूशनरीज को पकड़ा गया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जो थे ये नहीं पकड़े गए थे फिलहाल, है ना, ये भाग जाते थे, मतलब भागने में ये माहिर थे, बचने में, भागने में नहीं बचने में। सो राम प्रसाद बिस्मिल, इसमें अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी एंड रोशन सिंह जो थे इनको अरेस्ट किया गया एंड दे वर सेंटेंस्ड टू डेथ, अदर्स वर सेंटेंस्ड टू डिपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट। So after witnessing the Hindu-Muslim riots that broke out after Gandhi disbanded the NCM, Bhagat Singh began to question religious ideologies। और कहते हैं कि जब गांधी जी ने NCM मूवमेंट विड्रॉ कर ली थी और बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स हो गए थे हिंदू मुस्लिम ग्राउंड्स पे, तो भगत सिंह का जो विश्वास था ना रिलीजन के ऊपर, कि मतलब एक रिलीजन को लेके इतना मतलब फॉर्म बिलीव और लोग एक दूसरे को मारने पे उतर आए हैं, तो इन्होंने बाद में जो था वो अपना मतलब सिखिज्म छोड़ दिया था, बाल बूल कटवा लिए थे और उसके बाद ये अथीस्ट बन गए थे, ठीक है। एंड ड्यूरिंग हिज कॉलेज टाइम भगत सिंह जो थे इन्होंने नौजवान भारत सभा फाउंड की थी एंड लाहौर स्टूडेंट यूनियन। ऑन 30 अक्टूबर 1928 अ प्रोटेस्ट वाज लेड बाय लाला लाजपत राय अगेंस्ट साइमन कमीशन। आपको पता है साइमन कमीशन जब आया था 1919 का, जो मनटेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसको रिव्यू करने के लिए जो कमेटी बिठाई गई थी, है ना, तो वो बेसिकली 2 साल पहले ही बिठा ली गई थी,
बट उसमें क्या था कि सारे ही लोग जो थे वो इंडियन के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए कमेटी बिठाई गई थी, बट उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। तो दैट वाज एजिटेटेड बाय ऑल दी इंडियंस, स्पेशली जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे। तो उसमें लाला लाजपत राय जो थे, जब लाठीचार्ज हुआ तो ये इनकी शहादत हो गई थी। तो इसके चलते जो था वो ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे ये बदला लेना चाहते थे, स्पेशली जो भगत सिंह थे या दूसरे रेवोल्यूशनरीज थे। तो इन्होंने कहा कि हम जो है वो इस बंदे को, जो है जेम्स स्कॉट था उसका नाम, जिसने लाठीचार्ज किया था जिसकी सुपरविजन के अंडर, तो इसको मारना चाहते थे। ठीक है, लेकिन वही गोरे एक जैसे लगते हैं ना, तो बुलिखा पड़ गया फिर अगेन। तो डीएसपी था जेपी सॉन्डर्स, तो उसको इन्होंने मार दिया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस रहा है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस इसको जो है वो बोलते हैं। तो इमीडिएटली आफ्टर दैट Bhagat Singh left Lahore and he also shaved his beard and cut his hair to avoid recognition, and this was called Lahore conspiracy case. So after this, इस कॉन्स्पिरेसी के बाद क्या हो गया कि अब पुलिस जो थी वो थोड़ी अलर्ट हो गई, और उन्होंने जैसे यहाँ पे हुआ था ना 1984 के बाद जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था दरबार साहब में, तो फिर बड़े ही इनोसेंट यूथ को मारा था पुलिस ने पकड़ पकड़ के, है ना। तो वैसे ही तब होना शुरू हो गया कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि बेचारे जो लड़के थे, नौजवान लड़के, उनको पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया, उनके ऊपर टॉर्चर करने शुरू कर दिए कि आपको रेवोल्यूशनरीज के बारे में पता है, बताओ बताओ, जैसा मूवीज में देखते ही हो, है ना। तो भगत सिंह तो अलॉन्ग विद क्या उसे कहते हैं, बटकेश्वर दत्त, सॉरी। तो बटकेश्वर दत्त के साथ ये काफी एग्जाम्स में पूछ भी लेते हैं कि भगत सिंह के साथ कौन थे जिन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका था। ठीक है, तो बटकेश्वर दत्त का नाम आपको पता होना चाहिए। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने बॉम्ब फेंका। As the smoke from the blast filled the hall, the dude threw leaflets while chanting the slogan "इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन", जिसका मतलब होता है। तो ये लीफलेट्स जो इन्होंने फेंके थे उस टाइम पे, ये था जो उस टाइम पे डिस्कशन चल रहा था ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल को लेके, उसको अपोज करने में, और जो इंसिडेंट्स हो रहे थे ऑल ओवर इंडिया में उसके लिए अवेयर कराने में, लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाने में। बिकॉज उस टाइम तक भगत सिंह, राजगुरु या सुखदेव या कोई भी फ्रीडम फाइटर्स को इतने लोग नहीं जानते थे कि उनका उद्देश्य क्या है। वो उनको बस लोगों को ऐसे लगता था कि ये लोग जो है वो वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं बेवजह से। ठीक है, तो लेकिन ये इनको लगता था कि ये अगर लोगों के सामने नहीं आएंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये किस कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं, है ना। तो लोगों के सामने आना बहुत जरूरी था, तो इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया उस टाइम पे। ठीक है, तो सरेंडर किया। तो उस टाइम पे वाइल दत्त वाज डिफेंडेड बाय आसफ अली, सिंह डिमांडेड हिमसेल्फ इन द कोर्ट ड्यूरिंग द ट्रायल, देयर अपील हाउएवर वाज टर्न डाउन एंड देयर। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे असेंबली बॉम्ब फेंकने के लिए इनको सिर्फ 14 साल की सजा मिली थी, राइट। अब ये जाएंगे जेल में। तो जेल में क्या हो गया कि जो इंडियन प्रिजनर्स हैं और यूरोपियन प्रिजनर्स हैं उनके बीच में काफी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। मतलब जो इंडियन प्रिजनर्स थे, स्पेशली जो जैसे ये गए थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो उनको कॉमन जो प्रिजनर्स होते हैं वैसा ही ट्रीटमेंट मिल रहा था। हालांकि उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स का ट्रीटमेंट जो था वो मिलना चाहिए था, जो भी फैसिलिटीज उनको मिलती है ना। तो इसके चलते इन्होंने स्ट्राइक वहां पे लॉन्च कर दी। तो गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा मतलब इस स्ट्राइक को सप्रेस करने की भी कोशिश की, टॉर्चर भी किया गया इनके ऊपर, बट फिर भी ये डटे रहे थे। ठीक है, तो ये हंगर स्ट्राइक जो थी ये चली थी, जिसमें 63 डे के हंगर स्ट्राइक के बाद जतिन दास जो थे, इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये भी काफी बार क्वेश्चंस पे पूछा जाता है। तो इनकी डेथ के बाद मोतीलाल नेहरू मूव्ड अ सक्सेसफुल एडजॉर्नमेंट मोशन इन सेंट्रल असेंबली एज इंश्योर अगेंस्ट द इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ लाहौर प्रिजनर्स। तो भगत सिंह ने फाइनली इस स्ट्राइक को एंड किया, और ये मतलब नेवर हार्ड ऑफ बिफोर, मतलब इतनी लंबी, ज्यादा पहले भी नहीं कभी हुई हंगर स्ट्राइक, इतनी लंबी थी। 116 डेज की हंगर स्ट्राइक जो थी ये चली थी, एंड विच एंडेड ऑन 5 अक्टूबर 1929। ठीक है, तो इन द जेल बिकॉज ऑफ, अब क्या हो गया कि वही होता है ना, गद्दार हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो वैसे ही एक गद्दार था बनवारी लाल, जिसने बाद में बोला गवर्नमेंट को कि आप ये असेंबली केस में इसको फंसा रहे हो, लाहौर कॉन्स्पिरेसी की फाइल निकालो आप, जिसमें इसने सॉन्डर्स को मारा था। ठीक है, वही फाइल जो थी वो रीओपन हुई, केस चला, और फाइनली जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे, दे वर हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931। लेटर ऑन चंद्रशेखर आजाद ऑल्सो शॉट हिमसेल्फ एट अल्फ्रेड पार्क, जिसको अब आजाद पार्क बोलते हैं, एट इलाहाबाद। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू भगत सिंह कहते हैं कि जो रियल रेवोल्यूशनरी आर्मी है दैट लिव्ड इन द फैक्ट्रीज एंड इन द फील्ड, मतलब लेबर क्लास और पेजेंट्स के बारे में भी बात करते हैं। देन उसके बाद एक और इंसिडेंट होता है, चिटागोंग आर्मरी रेड 1930 में। ठीक है, बिफोर द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जस्ट। तो बंगाल में जो था दैट वाज इंडियन रिपब्लिकन आर्मी दैट वाज फाउंडेड बाय मास्टर सूर्य सेन, हु वाज आल्सो नोन एज सूर्यदा।
तो 18 अप्रैल 1930 में देयर वाज एन अटेम्प्ट टू रेड द आर्मरी ऑफ पुलिस एंड ऑक्सिलरी फोर्सेज, जहाँ पे उन्होंने हथियार रखे होते हैं, तो इनको था कि वहाँ से हम पैसा हथियार जो है लूटेंगे। तो फर्दर एक इन्होंने इस आर्मरी के बाद ना, इस रेड के बाद एक पैरेलल गवर्नमेंट भी वहाँ पे इस्टेब्लिश की थी जो 3 साल तक लगातार चलती रही थी। इस लीडर के जो इस कॉन्स्पिरेसी के लीडर्स थे, उसमें जो मेन लीडर थे सूर्य सेन थे। अपार्ट फ्रॉम सूर्य सेन, दीज पैट्रियट्स इंक्लूडेड गणेश घोष, लोकनाथ बाल, निर्मल सेन, अंबिका चक्रवर्ती, नरेश रॉय, संस्कार दत्ता, अर्धेंदु दस्तीदार, हरि गोपाल बाल, तर्केश्वर दस्तीदार, अनंत सिंह, जीवन घोषाल, आनंद गुप्ता, प्रतिलता वडेदर एंड कल्पना दत्ता। ठीक है, तो ये वुमेन भी थी। तो ये एक रिमार्केबल इवेंट हुआ है बिकॉज इसमें वुमेन का भी पार्टिसिपेट रहा है, वो भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आइडिया वाज टू कैप्चर द 2 मेन आर्मरीज इन चिटागोंग, ठीक है, जो कि अब बांग्लादेश में है, एंड देन डिमोलिश द टेलीग्राफ एंड टेलीफोन ऑफिस। अब ये कोई मतलब इनको हथियार तो वहाँ पे नहीं मिले, बट ये टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइन्स जो थी इन्होंने काट डाली थी वहाँ पे। तो इट वॉज टू बी फॉलोड बाई असैसिनेशन ऑफ यूरोपियंस। तो ये इनका प्लान था सारा कि ऐसा करेंगे। तो volunteers Sane gathered the volunteers Sane gathered were part of revolutionary group of nationalists who believes in using force to fight the British। ठीक है, तो वे बेसिकली वॉयलेंस के ऊपर जो था वो यकीन रखते थे। The raiders however were not able to locate any arms but were able to cut telephone and telegraph wires। So after the raid, Sane hoisted the Indian flag at the police armory, right? मैंने ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि किसने किया था हॉइस्ट फ्लैग आर्मरी के बाद, रेड के बाद। तो मैनी ऑफ द रेवोल्यूशनरीज इन्वॉल्व एस्केप बट सम वर कॉट एंड ट्राइड। उसके बाद फिर वही गद्दारों वाला सीन आएगा। कुछ लोगों ने जो था वो मतलब थोड़ी टिप मिल गई उनको, और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी सूर्य सेन को, और सूर्य सेन को अरेस्ट कर लिया गया एंड ही वॉज ट्रायल्ड एंड हैंग्ड इन जनवरी 1934। सेन वॉज ब्रूटली टॉर्चर्ड बाय द पुलिस बिफोर ही वॉज हैंग्ड। सबसे रिमार्केबल फेज इसमें क्या रहा है कि वुमेन का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। जैसे कि 1933 में बीना दास जो थी, इन्होंने गवर्नर था बंगाल का स्टानली कैक्सन लिखा है जैक्सन, तो ये डिग्रियां देने आया था। ठीक है, तो इसको डिग्री लेते हुए इसने गोली चला दी थी, तो इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई एंड शी वाज रिलीज्ड ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस। देन उसके बाद प्रतिलता वडेदर जो थी, इन्होंने भी रेलवे इंस्टीट्यूट में, चिटागोंग में एक रेलवे इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे भी रेड हुई थी, तो वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट इन्होंने सुसाइड कर ली थी, ठीक है, अरेस्ट होने से पहले। कल्पना दत्त को अरेस्ट कर लिया गया था इस रेड में, शी वाज गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। शांति घोष एंड सुनीति चौधरी शॉट डेड स्टीवंस हु वर डीएम ऑफ टिप्पर बंगाल। However, वुमेन पार्टिसिपेशन जो था इन एक्टिविटीज में वो क्रिटिसाइज किया गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन हिज बुक 4 अध्याय। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक का नाम, तो ये आपको याद रखना है। सो दैट्स ऑल अबाउट राइज ऑफ कम्युनलिज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंटिन्यू वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फतेह एडुकॉम।